गुड मॉर्निंग 11th क्लास। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है शांतता। शांतता के बारे में जब ये चैप्टर आपका शुरू हुआ था द्रवों का प्रवाह, तो उसमें जब आदर्श द्रव की बात की गई थी वहाँ पर भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि शांतता क्या होती है। क्योंकि आदर्श द्रव में दो प्रॉपर्टीज़ मानी गई हैं। एक तो आदर्श द्रव जो है वो अशांत होना चाहिए, मतलब उसकी जो शांतता है वो शून्य होनी चाहिए। दूसरा, आदर्श द्रव असंपीड्य होना चाहिए। तो वहाँ मैंने आपको शांतता के बारे में कुछ बताया था। एक बार फिर से अब अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि शांतता होती क्या है। मान लीजिए ये AB जो है ये क्षैतिज तल है और यहाँ क्षैतिज तल पर जो वेग है वो शून्य है, और ये आगे जो हैं ये द्रव की लेयर्स हैं। जैसे कि किसी टेबल पर जब कोई बुक रखी होती है, ठोस कर ऊपर जो ठोस होता है, तो जब हम बुक को गति कराते हैं तो एक जो बल है वो विपरीत दिशा में लगता है। वो हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो दो ठोसों के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। इसी तरीके से जो द्रव हैं, जो द्रव की परतें हैं, लेयर्स होती हैं, उनके बीच में भी घर्षण बल कार्य करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो परत सबसे नीचे क्षैतिज तल के साथ है बिल्कुल, उसका वेग जो होता है वो शून्य होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं लेयर्स में, वैसे वैसे परतों का जो वेग है वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ जो ये एरोज दिखाए गए हैं, ये एरोज आप देख रहे हैं कि यहाँ इतनी सी लाइन का एरो है, यहाँ इससे बड़ा, यहाँ इससे बड़ा, यहाँ इससे बड़ा। ये एरोज क्या शो कर रहे हैं, ये बढ़ते हुए वेग को शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है क्षैतिज तल से परतों की, वैसे वैसे उनका वेग भी बढ़ता चला जाता है। तो ये जो पीछे वाली परत है, जैसे ये A परत की अगर हम बात करें, ये A परत क्या करती है, ये B परत को पीछे की तरफ खींचती है। मतलब A परत B परत का वेग कम करने का प्रयास करती है। इसी तरीके से B परत ये C परत को पीछे की तरफ खींचती है, ये C परत का वेग कम करने का प्रयास करती है। इसी तरीके से जो B परत है ये क्या करती है, ये A परत को आगे की तरफ धकेलने का प्रयास करती है। मतलब A जो है वो B का वेग कम करने का प्रयास कर रहा है और B जो है वो A का वेग अधिक करने का प्रयास कर रहा है। तो परतों के बीच में जो द्रव की परतें हैं या गैसों की जो परतें हैं, उनके बीच में घर्षण बल, स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करने लग जाता है, जो क्या करता है, द्रव की गति का विरोध करता है। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को बोलते हैं शांतता। इसी गुण के कारण जब हम कोई द्रव जैसे बिलोते हैं, जैसे मक्खन दूध को बिलोते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद, बिलोने के बाद क्या होता है, वो दूध जो है वो रुक जाता है, घूमना बंद कर देता है, क्योंकि उसके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, शांत बल या फिर शांतता का गुण है, जिसके कारण वो द्रव ने घूमना बंद कर दिया। अगर किसी द्रव में शांतता का गुण ना हो तो क्या होगा, वो द्रव हमेशा बहता ही चला जाएगा। तो शांतता का मतलब कि द्रवों की परतों के बीच में जो स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, शांतता। नेक्स्ट टॉपिक है वेग प्रवणता। द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में वेग प्रवणता तथा शांतता गुणांक। अब फिर से वही डायग्राम है जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये OX जो है, मान लीजिए ये क्षैतिज तल है और इससे थोड़ी सी दूरी पर हमने दो परतें ले ली, एक P परत और एक R परत। द्रव की दो परतें हैं और इन दोनों परतों के बीच की जो दूरी है वो हमने ले ली डेल्टा Z। जो P परत है उसका वेग ले लिया Vx और जो R परत है उसका वेग ले लिया Vx प्लस डेल्टा Vx। क्योंकि मैंने यहाँ भी आपको बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम क्षैतिज तल से, वैसे वैसे वेग जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इसका वेग Vx, P का वेग, और R क्योंकि ऊपर वाली परत है तो उसका वेग Vx प्लस डेल्टा Vx। तो वेग प्रवणता जो होती है वो किसके बराबर होती है, वेग में परिवर्तन बटे दूरी। दूरी के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन होता है उसको वेग प्रवणता कहा जाता है। जैसे अगर आपसे ताप प्रवणता पूछी जाए तो क्या होगा, ताप में परिवर्तन बटे दूरी। दूरी के साथ साथ जो ताप में परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे ताप प्रवणता।
यहाँ वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन बटे दूरी। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले vx था, बाद में vx प्लस डेल्टा vx हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा vx, और कितनी दूरी के सापेक्ष, डेल्टा z। तो डेल्टा vx अपॉन डेल्टा z, इसको क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। और जो इसका मात्रक होता है, ऊपर वेग है तो मीटर पर सेकंड, नीचे दूरी है तो मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो मात्रक क्या हो गया, सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। और इसकी जो विमा होती है वो होती है T-1। अब जो द्रव की परतों के बीच में जो शान बल कार्य करता है, जो द्रव की गति का विरोध करता है, वो शान बल किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो क्षेत्रफल पर, दूसरा वेग प्रवणता पर, F अनुक्रमानुपाती A, F अनुक्रमानुपाती डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती किसके आ जाएगा, A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा ये है ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। और ये बनता कैसे है, n को आप खींच देंगे, n के टेल बना देंगे, तो ये क्या बन गया, ईटा, और साथ में प्लस माइनस a डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये जो बल है, जो शान बल की हम बात कर रहे हैं, ये अन्योन्य बल होता है, मतलब म्यूचुअली बल होता है, ये फोर्स होता है म्यूचुअली। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ए परत क्या करती है, बी परत को पीछे खींचने का काम करती है, और बी परत क्या करती है, ए परत को आगे धकेलने का काम करती है। तो दोनों परतें एक दूसरे पर बल लगा रही हैं विपरीत दिशा में, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आता है। तो F इज इक्वल टू, जो शान बल है वो किसके बराबर आया, प्लस माइनस ईटा A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। अब अगर A यानी कि क्षेत्रफल जो है वो एक हम एकांक कर दें, वेग प्रवणता एकांक कर दें, तो ईटा किसके इक्वल आ जाएगा, बल के। तो शानता गुणांक जो है वो उस शान बल के बराबर होता है जब द्रव की परतों के बीच में वेग प्रवणता एकांक हो और उनका क्षेत्रफल भी कैसा हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो शानता गुणांक शान बल के बराबर होता है। यहाँ से शानता गुणांक की परिभाषा पूछ ली जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। शानता गुणांक का यहाँ से मात्रक और विमा भी पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में आने के लिए। तो यहाँ से जो मात्रक होगा, ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। F की विमा mLT-2, A की विमा L2, और वेग प्रवणता की विमा भी हमने निकाली थी T-1। तो यहाँ से जो कटता है उसे काट के ईटा की विमा क्या आ गई, ml-1 T-1। ये ईटा यानी कि शानता गुणांक की विमा है। और यहाँ से इसका मात्रक भी क्या आएगा, m का मतलब किलोग्राम, L का मतलब मीटर, किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ईटा यानी कि शानता गुणांक का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, या फिर इसको पॉइजले भी बोला जाता है। ये MKS पद्धति का मात्रक है, और CGS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो होता है पॉइज। MKS में पॉइजले और यहाँ पर पॉइज, डिफरेंस है दोनों में, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो क्वेश्चन में पॉइजले पूछा जाए और आप पॉइज से रिलेटेड आंसर देकर आए। और 1 किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकंड जो है वो इक्वल होता है 10 पॉइज के। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइज जो है वो कितने किलोग्राम पर मीटर सेकंड के इक्वल होगा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। अब द्रव की शांता पर जो ताप का प्रभाव है, तो द्रव की शांता जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ता है शांता घटती चली जाती है। द्रव के लिए है ये, आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियों में ताप बढ़ जाता है
तो द्रव की सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे शहद है तो गर्मियों में बिल्कुल पतला हो जाता है, आराम से बहने लग जाता है, और सर्दियों में वो जम जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो आराम से नहीं बह पाता। इसका मतलब सांद्रता बढ़ गई, तभी तो वो आराम से नहीं बह पा रहा है। तो द्रव की सांद्रता ताप बढ़ने पर घट जाती है और गैसों की सांद्रता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे गैसों की सांद्रता भी बढ़ती चली जाती है। ये आप एक नोट देके अपने नोट्स में एक छोटा सा बॉक्स में इसी तरीके से लिख लेना। पूरी लाइनें मत लिखना, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना और आपको याद रहेगा फिर ये। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल, स्टोक्स लॉ और विमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्टोक्स के नियम स्थापित करिए। ये 2-3 टॉपिक्स इकट्ठे हैं। एक तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्टोक्स का नियम स्थापित कीजिए, और साथ में एक ये भी अलग से क्वेश्चन आता है द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल, और इसके साथ एक क्वेश्चन आता है सीमांत वेग, सीमांत वेग की गणना कीजिए। तो पहले ये टॉपिक है, उसके बाद फिर ये टॉपिक आता है, पर मैं पहले आपको ये स्टोक्स का नियम विमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्थापित करना सिखा देती हूँ। फिर मैं आपको ये प्रभावी बल जो है या सीमांत वेग, ये फिर आपको मैं बताऊंगी। तो स्टोक्स का नियम जो है वो ये होता है कि बल, जो श्यान बल कार्य करता है द्रव में गिरती हुई, क्या है टॉपिक, द्रव में गिरते पिंड पर। जैसे सपोज द्रव में या जल में कोई गोली गिर रही है, कोई r त्रिज्या की गोली गिर रही है v वेग से, तो उस पर जो श्यान बल कार्य करता है वो किसके बराबर होता है, 6 पाई ईटा RV, और इसको बोला जाता है स्टोक्स का नियम। तो ये नियम कई बार आता है कि विमीय विश्लेषण विधि द्वारा इसे स्थापित करिए। तो माना द्रव में जो गोली गिर रही है उस पर जो श्यान बल कार्य कर रहा है वो श्यानता गुणांक, त्रिज्या और वेग पर निर्भर करता है। तो ये विमीय विश्लेषण विधि में इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। F अनुक्रमानुपाती ईटा की पावर A, R की पावर B, V की पावर C। F इज इक्वल टू K ईटा A R B, क्योंकि जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो ये हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब इन सब की विमाएं लिखेंगे। F की विमा MLT-2, ईटा की विमा ML-1T-1, R की विमा L और V की विमा LT-1। अब इनको कंबाइन कर लेंगे, इधर तो MLT-2, इन सबको कंबाइन कर लिया। M की विमा A हो गई, L की विमा -A + B + C और T की विमा -A - C। दोनों साइड का कंपैरिजन करने पर यहाँ देखिए M की विमा है A और यहाँ M की विमा है 1, तो A इज इक्वल टू 1। L की विमा है -A + B + C और यहाँ L की विमा क्या है 1, -A + B + C इज इक्वल टू 1। यहाँ T की विमा है -A - C और यहाँ T की विमा क्या है -2, -A - C इज इक्वल टू -2। तो A इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। वैसे आप लोगों को ये मेथड आता है, पर कुछ बच्चों का एडमिशन लेट हुआ था, तो इसलिए मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विमीय विश्लेषण द्वारा जो हम सूत्र स्थापित करते हैं वो करना आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो A का मान जो 1 है वो इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो C का मान आ गया हमारे पास 1। अब ये A का मान भी 1, C का मान भी 1, इसको हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। सॉल्व करने पर B का मान भी क्या आ गया 1। तो F इज इक्वल टू K ईटा की पावर A थी, A का मान 1 आया, R की पावर B थी, B का मान भी 1 आया, V की पावर C थी, C का मान भी 1 आया। तो F इज इक्वल टू K ईटा R V, और K का मान क्योंकि हमें स्टोक्स का नियम अब पता चल गया है तो K का मान होता है 6 पाई, तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R V। अब जो टॉपिक मैंने लिखा है कि द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल साथ में सीमांत वेग, वो सीमांत वेग की गणना, तो इसके लिए जब ये गोली और ये द्रव, ये गोली नीचे गिरती है, किसी द्रव में गिरती है, तो द्रव में जब गिरती है तो इस पर 2 बल कार्य करेंगे। एक तो इसका भार नीचे की तरफ
mg, प्लस एक बल कार्य करेगा उत्थापक बल, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, उत्प्लावन बल जिसको हम बोलते हैं, वो बल कार्य करेगा ऊपर की तरफ। तो जो इस पर प्रभावी बल कार्य करेगा वो कौन सा करेगा, mg माइनस उत्प्लावन बल। द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होता है, आयतन गुणा घनत्व के। आयतन, क्योंकि हम गोले की बात कर रहे हैं तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब गुणा घनत्व। हमने ये माना कि ये जो गोली जो नीचे गिर रही है इसका घनत्व है रो, तो रो g माइनस उत्प्लावन बल जो ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है वो भी mg होता है, m आयतन गुणा घनत्व 4/3 पाई r क्यूब। क्या डिफरेंस आएगा, घनत्व का। हमने ये माना कि जो गोली गिर रही है उसका घनत्व तो है रो, और जिस द्रव में गिर रही है उसका घनत्व है सिग्मा। ये रो गोली का घनत्व है और ये सिग्मा जो है ये द्रव का घनत्व है, सिग्मा जी। तो जो प्रभावी बल होगा वो किसके बराबर होगा, 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। अब जब ये गोली नीचे की तरफ गिरनी शुरू हुई द्रव में, सपोज यहाँ पर लेयर्स हैं, ये पानी की लेयर्स हैं, द्रव की बात कर रहे हैं, मैं द्रव में यहाँ पानी ले लेती हूँ। तो ये गोली जब इस लेयर से टकराएगी तो ये लेयर क्या करेगी, इस गोली के वेग के अकॉर्डिंग ही चलने लग जाएगी। पर जो नीचे की लेयर्स हैं वो कैसी हैं, वो तो शांत हैं, स्थिर हैं, इसका वेग बढ़ जाएगा गोली के अकॉर्डिंग। अब ये गोली और नीचे आएगी, फिर इस लेयर का भी वेग बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ लेयर्स का वेग कम होगा, कुछ लेयर्स का वेग ज़्यादा होगा। इनके बीच में शान बल कार्य करने लग जाएगा, घर्षण बल कार्य करने लग जाएगा। जब घर्षण बल कार्य करने लग जाएगा, एक कंडीशन वो आएगी, पहले तो इसका वेग, गोली जब नीचे गिर रही है इसका वेग बढ़ता चला जाएगा। एक कंडीशन वो आएगी कि जब जो ये गोली नीचे गिर रही है इस पर जो प्रभावी बल कार्य कर रहा है वो प्रभावी बल जो द्रव की परतों के बीच में शान बल कार्य कर रहा है उस बल के बराबर हो जाएगा। तो गोली जो द्रव में गिर रही है वो एक नियत वेग से गिरने लग जाएगी। किस कंडीशन में, जब गोली पर लगने वाला प्रभावी बल और द्रव की परतों के बीच में काम करने वाला शान बल वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो गोली क्या होगी, नियत वेग से इस द्रव में गति करने लग जाएगी। और नियत वेग का मतलब होता है कि त्वरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, तो त्वरण शून्य हो जाएगा। और त्वरण शून्य तो एफ भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो अब हम सीमांत वेग की गणना करते हैं। ये गोली की बात कर रही हूँ मैं कि गोली पे नीचे की तरफ ये प्रभावी बल हो गया, नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल बराबर 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा जी, जहाँ रो गोली का घनत्व है और सिग्मा जिस द्रव में वो गिर रही है उस द्रव का घनत्व। ऊपर की ओर कार्य करने वाला शान बल F = 6 पाई ईटा RV। अब जब गोली नियत वेग से चल रही है तो त्वरण क्या होगा, शून्य, या नेट बल क्या होगा, शून्य। इट मीन्स ये बल और ये बल दोनों इक्वल हो जाएंगे। 6 पाई ईटा RV = 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। अब इससे जो कटता है वो हम काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो v का मान क्या आ गया, 2, ये 3 इधर आएगा, 3 3 = 9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ये है सीमांत वेग। कई बार क्वेश्चन में सीमांत वेग की गणना पूछ भी जाती है या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि रो कांस्टेंट, क्योंकि घनत्व कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, आर वेरिएबल है। इट मीन्स वेग, सीमांत वेग जो है डिपेंड करता है गोली की त्रिज्या पर।
यही रीज़न है कि जो बारिश की छोटी बूंदें होती हैं उनका वेग कम होता है, क्योंकि उनकी त्रिज्या छोटी है तो वेग भी छोटा होगा। जिनकी त्रिज्या बड़ी होती है, मतलब जो बड़ी बूंदें होती हैं, उनका वेग भी कैसा होता है, ज़्यादा, वो ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरती है। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया।